जैसे कि अभी इन्होंने पिछली दफा जो है ना बांग्लादेश में भी हिंदू ही मारे थे, जी, जी। और इसी तरह से यहाँ भी हिंदू मारे, हुँ। मणिपुर में भी इन्होंने हिंदू मारे। पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और अब की बार हम पाकिस्तान के 5 टुकड़े करने जा रहे हैं। हिंदुस्तान को मारने की कोशिश करिए ना, उसको तो पहले बात सबक सिखाएंगे। उन्होंने एक शब्द और कहा था कि जाके मोदी को कह देना। जे-एंड-के के कुछ लोग जो थे, वो लोग उनके साथ मिल गए। और उग्रवाद में यदि 90% रोल है तो पाकिस्तान का है, किसी भी देश में जाओ। उन्होंने हिंदू को मार के ये बताया है कि हम मुसलमान अलग हैं। जैसा कि मुनीर साहब ने जो है ना इस अटैक से पहले सबसे पहली बात ये है कि जब कभी युद्ध लगना होता है या हमने अटैक करना होता है तो उसके लिए पहले एक रणनीति बनाई जाती है। हमारी रणनीति ये है कि किसी तरह से पाकिस्तान को खत्म करना है। सिटी में पूरा का पूरा पानी भर जाएगा तो वो तो वैसे ही निहत्थे हो जाएंगे, वो कुछ नहीं कर सकते, ना उन्हें हथियार निकाल सकते, ना कुछ कर सकते। तीनों सेना और सीडीएस बैठ के ये रणनीति बना रहे हैं कि हम किस तरह से उनके ऊपर अटैक करेंगे। वर्ल्ड का सबसे बड़ा हथियार जो है हमारे पास है इस समय, जनरल है मुनीर साहब, उन्होंने तो अपने परिवार को ही विदेश भेज दिया। पाकिस्तान इंडिया के सामने कहीं कुछ भी नहीं। जिंदाबाद पाकिस्तान आप पीछे देख सकते हैं किस प्रकार से जो है नारे लगाए जा रहे हैं। हमेशा आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका। इस वक्त आपको बता दें पहलगांव आतंकी मुद्दा जो है, लोग आक्रोश में है एक तरफ, तो एक तरफ लोग सोच रहे हैं कि भारत की क्या रणनीति होने वाली है, क्या कुछ भारत करने वाला है। इस वक्त मैं 12 सेक्टर में मौजूद हूँ और मेरे साथ जो है रिटायर्ड फौजी भी, और एक तरफ आप देख सकते हैं कि मेरे साथ पूरी जो है यहाँ की 12 सेक्टर में जो भी पब्लिक थी वो पूरी मौजूद हो गई है। इस मुद्दे को लेकर कितने आक्रोश में है लोग, वो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मेरे साथ फौजी भी मौजूद हैं। तो सर, पहला मुद्दा ये होगा कि आतंकी जो हमला हुआ है उसको लेकर क्या कुछ भारत करने वाला, क्या कुछ रणनीति रहने वाली है, क्योंकि राफेल उसने खरीद लिया है और इतने सारे हथियार हैं। आखिर क्यों उस पर जो है भारत हमला नहीं कर पा रहा? सबसे पहली बात यह है कि जब कभी युद्ध लगना होता है या हमने अटैक करना होता है तो उसके लिए पहले एक रणनीति बनाई जाती है, और रणनीति के तहत हम लोग अभी जो है ना, हमारी जो भारत सरकार है या हमारे जो फौजी तीनों सेशन हैं, वो सब जो है ना रणनीति के तहत आगे अटैक करेंगे। क्योंकि हम जब अटैक करते हैं तो हम ये फील करके चलते हैं कि हमने युद्ध जीतना ही जीतना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि अभी हम युद्ध की तरफ जा रहे हैं। हमारी रणनीति ये है कि किसी तरह से पाकिस्तान को ख़त्म करना है, और पाकिस्तान को ख़त्म करने का मतलब ये नहीं कि हम पाकिस्तान को सिर्फ मार के ही ख़त्म करेंगे। हम पाकिस्तान को, अगर किसी देश को ख़त्म करना है तो सबसे पहले उसकी आर्थिक नीतियों को बिल्कुल ख़त्म कर देना है। तो अभी हमारे जो मोदी जी हैं, उन्होंने जो निर्णय लिया है, वो सबसे पहले निर्णय ये लिया है कि उनका पानी बंद कर दिया। पानी बंद करने का मतलब ये है कि आज के समय में, इस समय इतनी गर्मी पड़ रही है कि आदमी को अगर 1 घंटा पानी नहीं मिले तो आदमी तड़प जाता है, और उन्होंने तो आते ही पानी बंद कर दिया। पानी बंद करने का मतलब है कि पानी नहीं है तो कुछ नहीं। आप कह रहे हैं पानी बंद कर दिया है, मगर उसके लिए अभी तक पानी बंद हुआ नहीं है। वो उसके लिए डैम बनाना पड़ेगा, फिर उसके लिए मतलब कि मैं कहना चाह रही हूँ कि 3-4 चीजें और करनी पड़ेंगी, वो अभी तक हुई ही नहीं है। 2 चीजें कर दी हैं। अभी क्या किया है कि सिंध का पानी माइन्यूटली बंद किया है। पूरा इसलिए नहीं बंद करते कि जब तक हम उसके लिए टैंकर और रिजर्वियर नहीं बनाएंगे तब तक हम उतना पानी स्टोर कहाँ करेंगे। लेकिन उससे पहले हमने क्या कर दिया है कि झेलम का जितना पानी है वो सारा का सारा पानी उधर की तरफ छोड़ दिया। अगर हम झेलम का पानी सारा का सारा छोड़ देंगे तो आप अपने आप को समझिए कि अगर किसी सिटी में पूरा का पूरा पानी भर जाएगा तो वो तो वैसे ही निहत्थे हो जाएंगे, वो कुछ नहीं कर सकते, ना उन्हें हथियार निकाल सकते, ना कुछ कर सकते। पानी से, सूखे से भी आदमी मरता है और पानी की बाढ़ से भी आदमी मरता है। इसलिए हमारी सबसे पहली रणनीति ये है कि इनको इतना ध्वस्त कर दिया जाए कि ये वहाँ से निकलने के लायक ही न रहें। इसलिए हम युद्ध के लेवल पे तो हम तब जाएंगे जब हम इन्हें तोड़ लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। आप ये मान के चलिए कि पाकिस्तान इंडिया के सामने कहीं कुछ भी नहीं, इसको हम कैसे ही खत्म। लेकिन ये है ना कि दुष्ट जो ना गाली दे के कहता है अच्छा फिर अभी एक थापड़ और मार रहा, मैं फिर अब देख लूंगा, तो वो स्थिति है उनकी, वो तो ऐसे ही कहते रहेंगे।
इसलिए हम लोगों को ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि हम कब पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेंगे, मग- समय आने दो। हाँ, मगर सेना की क्या रणनीति होने वाली है, क्योंकि आपका इतना बड़ा तजुर्बा रहा है जल थल हर तरीके से, जो है आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम उन्हें तोड़ रहे हैं, पाकिस्तान को अभी धीरे धीरे तोड़ रहे हैं, मगर क्या रणनीति उसमें जो है सरकार की रहने वाली है, सेना की क्या रणनीति बनने वाली है, क्योंकि इतना तजुर्बा है आपका, तो मोदी जी ने अभी समय सबसे पहले तीनों सेनाध्यक्ष को, जल थल और वायु के सभी को जो है ना ये निर्देश दिए हैं कि आप अपनी रणनीति बनाइए और आपने किस तरह से अटैक करना है, उसके लिए हमारी तरफ से आपको फ्री हैंड है। तो अभी तीनों सेना और सीडीएस बैठ के ये रणनीति बना रहे हैं कि हम किस तरह से उनके ऊपर अटैक करेंगे। अब सबसे बड़ी बात ये है कि अटैक करने से पहले हमें क्या लेना होता है, पोजीशन। तो अभी हमारी नेवी, एयरफोर्स और आर्मी बॉर्डर के किनारे, जहां से सुरक्षित स्थान से उनके ऊपर गोले दागे जा सकें, मिसाइल फेंकी जा सके, हमने रफेल से उनको मार करना हो सके, तो ये सारी रणनीति के तहत हम लोग अपनी अपनी पोजीशनों पे पहुंच रहे हैं और साथ साथ हम उसकी रिहर्सल भी करते जा रहे हैं। रिहर्सल इसलिए करनी होती है कि बहुत दिन से हमने हो सकता है हथियार न चलाए हों, तो हम अपने उन हथियारों को चला के तो देख लें। जैसे पाकिस्तान के कई दफ़ा हथियार क्या होते हैं, टाइम फेस होकर ख़त्म हो जाते हैं, तो हम ऐसा नहीं करते। हम सबसे पहले अपने हथियारों को टेस्ट करते हैं और उसके बाद तैयारी करते हैं। इसलिए अभी हमारी तैयारी चल रही है और हम उन्हें फिनिश करेंगे। अभी रणनीति बहुत पक्की बन चुकी है, पूरी पक्की रणनीति बन चुकी जी है मतलब। जी जी। तो क्या कुछ इस रणनीति में क्या कुछ बदलाव आपकी तरफ से, मतलब कि एक ऐसा मैसेज जो वहाँ की जनता के लिए हो कि जनता वहाँ पे कैसे सुरक्षित रह सके, क्योंकि अब एक वायरल एक खबर हो रही थी कि वहाँ पे जो भी खेत खलियान थे, वहाँ पे उन लोगों से गुरुद्वारे के थ्रू बोल दिया गया कि वहाँ से खेत सारे काट लीजिए आप, यहाँ पे बॉर्डर फोर्स है जो वो तैनात होने वाली है। तो क्या कुछ हम इसका माने कि युद्ध शुरू होने वाला है, या कुछ ऐसा माने कि उन लोगों, जनता कैसे बचे उससे? ये भी हमारी रणनीति का एक हिस्सा है। आप ये मान के चलिए कि जो हम युद्ध की तैयारी कर रहे हैं उसमें हमने अपने बॉर्डर के गांव को, अपने गांव बॉर्डर के क्षेत्रों को उन्हें आदेश कर दिया है कि आप अपने गेहूं या जो भी आपकी फसल लगी हुई है उसको काट के सुरक्षित स्थानों पर ले जाइए। हम उनको ख़त्म करना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे किसानों ने 6 महीने 8 महीने से मेहनत करके अपनी फसल तैयार की है और उनकी फसल बर्बाद हो जाए। ये भी एक कारण है कि अभी हम इंतजार कर रहे हैं, जिस वक्त फसल आप रोज़ देख रहे हैं कि बराबर फसल कट रही है और जल्दी जल्दी वहाँ से हटा रहे हैं। इसी तरह से वहाँ पे जो भी उनका सामान है, वैल्यूएबल सामान है, वो भी एक तरह से शिफ्ट कर रहे हैं। जब वो बिल्कुल खाली हो जाएगा फिर उसके बाद हम अपनी पोजीशन उनके खेतों में और उनके स्थानों पर लेंगे। आपका इतना बड़ा तजुर्बा रहा है, तो तजुर्बे में अगर मैं बात करूं कि वहाँ की जो जनता है वो कैसे बच सके वहाँ, क्योंकि उनको था कि हमारी जनता भी बच जाए और सारे लोग सुरक्षित रहें, उसके लिए क्या कुछ आपके उनके लिए संदेश रहने वाले? भारतवर्ष की जो जनता है बॉर्डर पे जो रहती है वो हमारे साथ 4 युद्ध देख सकती है और 4 युद्ध में वो इतनी सक्षम हो चुकी है कि जितनी ट्रेनिंग हमारे पास है वो भी जानते हैं। उन्हें इतना तक पता चल जाता है कि पाकिस्तान का गोला जब आ रहा है तो वो कहाँ गिरेगा। तो इस तरह से वो बिल्कुल ट्रेंड है और साथ ही साथ हमारी सरकार उनको बैंकर बना के देती है। बंकर्स के अंदर वो रहते हैं, बंकर्स के अंदर वो छिप जाते हैं जब युद्ध होता है। तो उनके परिवारों को हमारी जिम्मेवारी होती है पूरा सुरक्षित करना बंकर बना के। ये हमारी रणनीति में चल रही है। मेरे को एक बात बताइए कि जो पाकिस्तान का एरिया है, जो भारत का एरिया, युद्ध होता है, अगर न्यूक्लियर बम जो है पाकिस्तान बड़े सीना चोड़ के कह रहा है कि मेरे पास न्यूक्लियर बम है और बड़ा उस पर गर्व कर रहा है, और यहाँ तक कि हमारे पास उससे भी बड़ा है, हमारे पास हथियार भी हैं, सब कुछ है हमारे पास, मगर हम जब भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा क्यों? आपने कहा कि उनके पास एटम बम है। हाँ। अगर उनके पास एटम बम है तो उनको हिम्मत इतनी होनी चाहिए। वहाँ के जो जनरल हैं मुनीर साहब, उन्होंने तो अपने परिवार को ही विदेश भेज दिया। इसी तरह से उनके दूसरे अफसर हैं, उनके दूसरे जो लीडरान हैं, उन्होंने भी अपने परिवारों को बाहर शिफ्ट कर दिया। इसका मतलब ये है कि वो अंदर से डरे हुए हैं। कहते जरूर हैं कि उनके पास एटम बम है। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी नेवी के अंदर ऐसे ऐसे मिसाइल हैं जो पानी में खड़े होके वो जब उधर की तरफ देखेंगे कि चलो हम मिसाइल उठा लें, जाके मिसाइल के पास पहुंच जाएं, उससे पहले उनको अटैक करके वहीं ध्वस्त कर देंगे। एटम बम वो उठा नहीं पाएंगे। हमारी सेना इतनी सक्षम है।
इसलिए उनके पास एटम बम की हमको कोई चिंता नहीं है। हमारे पास मिसाइल ही इतनी तगड़ी हैं कि हम उन्हें वहीं ख़त्म कर देंगे। राफेल हमारे पास इतने बढ़िया हैं, उनके पास कोई राफेल नहीं। वर्ल्ड का सबसे बड़ा हथियार जो है हमारे पास है इस समय, और एक राफेल से बैठे बैठे हम जो है ना यहीं पे बैठे बैठे जो है ना पाकिस्तान को पूरे को ध्वस्त कर सकते हैं। अब हमें उनके अंदर जाने की ज़रूरत भी नहीं है, यहीं से ख़त्म कर दें। देखिए हमारे साथ एक और फौजी मौजूद हैं और सर क्या कुछ आप लोगों को बताना चाहेंगे हमारे थ्रू, और क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे ताकि लोग जो हैं हमारे लोग जो हैं वो सुरक्षित रहें, और क्या रणनीति आप उनको संदेश क्या देना चाहेंगे? जैसा कि कर्नल साहब ने बताया अभी, हमारा संदेश ये है कि जो मोदी जी चुप लगा रहे हैं थोड़ा सा, वो रणनीति को मजबूती के लिए, ऐसा नहीं कि इतनी जल्दी से करने से अभी कार्रवाई कर ले, लेकिन इतनी तेजी से डरा हुआ है पाकिस्तान कि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है इस समय। और जो उन्होंने ये कार्रवाई की है, इतनी गंदी कार्रवाई की है कि इससे ये पता लगा सारा विश्व हिंदुस्तान के साथ है, और हम मौका आने पर चूकेंगे नहीं किसी कीमत पर भी। हिंदुस्तान का एक मकसद है कि उग्रवाद वर्ल्ड से, पूरी हिंदुस्तान नहीं पूरी जमीन से ही खत्म हो उग्रवाद, और उग्रवाद में यदि 90% रोल है तो पाकिस्तान का है, किसी भी देश में जाओ। इसलिए हिंदुस्तान का, वर्ल्ड का, चाहे रसिया अमेरिका सब, उनका एक ही मकसद है कि उग्रवाद को ख़त्म करना। उग्रवाद जिस दिन ख़त्म हो जाएगा उस दिन उसके बाद में लड़ाई पड़ाई कोई शांत प्रिय, हमारी जो पूरा विश्व शांत प्रिय हो जाएगा। हमारा मेन मकसद यही है कि उग्रवाद को ख़त्म करना। उग्रवाद में गिने चुने कुछ ही लोग हैं जो जातिगत है या धर्मांतगत है, कुछ भी है, बाकी हर एक कोई नहीं है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन वो कुछ ही आदमी जो उनको जो ट्रेनिंग दी जा रही है, उन ट्रेनिंग स्थानों को ध्वस्त करना। मेन चीज़ जो कल साहब ने बोला था कि बोला हमें उनकी जो पीछे की आर्थिक मजबूती है, पानी की, राशन की, अम्निशन की, हथियार की, हमको उनको डाउन करना है। वो डाउन हो गए तो ये सब डाउन है। और पाकिस्तान तो पहले ही बौखलाया हुआ, वहाँ पर खाने के लिए, पानी के लिए, पैसे के लिए बौखला रहे। बौखलाते हुए फिर हिंदुस्तान का कहा 1971 में जिस टाइम बांग्लादेश आज़ाद करा, 93,000 फौजी कैद किए थे। वो समय भी उनको याद नहीं है, बांग्लादेश को आज़ाद कराया था। पूरे जो टैंक हमारे पास खड़े, आज हिंदुस्तान में कम से कम सैकड़ों टैंक खड़े, उनके पैटर्न टैंक जो उन्होंने खरीदे, वो चला भी नहीं पाए उन टैंकों को। तो वो तो उस जगह तक पहुंच ही नहीं पाएंगे जब तक वो सोच रहे कि हम ये एटम बम चला देंगे या वो चला देंगे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मगर एक मैं पहलगाम का मुद्दा लूं तो पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, वहाँ पे उन्होंने ये बोला है कि धर्म के नाम पर अब की बार विवाद छिड़ा, ना कि उसके जमीन के नाम पर विवाद छिड़ा है, ना ही वो धर्म का मुद्दा उठा रहे हैं। उन्होंने पहले कलमा पढ़वाया है, धर्म पूछा है, नाम पूछा है, फिर उसके बाद गोली मारी है। उस पर क्या कहना है? आप ठीक कह रहे हैं, उन्होंने जो है ना धर्म के नाम पे ही जो है ना हिंदुओं को मारा है। इसका मतलब आपको समझना होगा, उन्होंने हिंदू को मार के ये बताया है कि हम मुसलमान अलग हैं। जैसा कि मुनीर साहब ने जो है ना इस अटैक से पहले, जो 22 तारीख को हुआ था, उससे पहले जो है ना उन्होंने ये कहा था कि मुसलमानों की सोच अलग है, हिंदुओं की सोच अलग है, और हमारा सब कुछ खान पान उनसे अलग है। उसका कहने का मतलब उनका एक है, आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। वो ये चाहते हैं कि किसी तरह से भारतवर्ष के मुसलमानों को भड़का दिया जाए, और हिंदू और मुसलमान अगर आपस में झगड़ा करने लगेंगे तो यहाँ गृह युद्ध हो जाएगा। और अगर गृह युद्ध यहाँ हो जाता है तो गृह युद्ध का फायदा किसको मिलेगा? आप समझने की कोशिश करो। गृह युद्ध का फायदा इस समय जो है ना अमेरिका को भी मिलेगा, रसिया को, कनाडा को, यूएनओ में जितने भी कंट्री हैं, और चाइना को, इनको सबको ये फायदा होगा। इस समय हमारा भारतवर्ष जो है वर्ल्ड के अंदर ग्रोइंग स्टेज के ऊपर है। हमारी इकोनॉमी हो या हमारी ताकत, सैन्य शक्ति हो, हम ऊपर की तरफ भाग रहे हैं। और जब हम इतनी ग्रोइंग कर रहे हैं तो ये किसी को अच्छी नहीं लग रही। इसलिए आपने देखा होगा अब की बार यूएस भी कह रही है, अब की बार जर्मनी भी कह रही है, कनाडा भी कह रही है, चाइना भी कह रही है, और हमारे देश के सारे मुसलमान भी ये कह रहे हैं कि तुम युद्ध के लिए कूद जाओ, या जो तुम्हें करना है करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि ये चाहते हैं कि किसी तरह से भारत के अंदर गृह युद्ध हो जाए, और जिस देश में गृह युद्ध हो जाता है उसकी इकोनॉमी गिर जाएगी, देश फिनिश हो जाएगा, और यही उनका मकसद है, और इसी से हमने निकलना है। जैसे कि अभी इन्होंने पिछली दफ़ा जो है ना बांग्लादेश में भी हिंदू ही मारे थे, और इसी तरह से यहाँ भी हिंदू मारे, मणिपुर में भी इन्होंने हिंदू मारे। इस तरह से ये हिंदुओं को टारगेट ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए कर रहे हैं ताकि किसी तरह से हिंदुस्तान के हिंदू भड़क जाएं और ये देश को हम ख़त्म कर दें। हाँ, ये जो मुद्दा हुआ पहलगाम का, उसमें बात ये उठी कि जो भी कलमा पढ़वाया गया, जो भी आतंकी मुद्दा जो ये हुआ,
वहाँ पर सरकार ने कभी फौजी क्यों नहीं वहाँ पे तैनात थे, कहाँ थे अगर थे तो? इतने सारे 26 लोगों की मौत हुई वहाँ पर, क्यों, कहाँ पे थे फौजी, कहाँ थे? बाद में आपने वहाँ पे फोर्स भेजी है, पहले क्यों नहीं थी? अगर वहाँ पे पर्यटक घूम रहे हैं तो पर्यटक के वहाँ पे जब आतंकी हमला हुआ, क्यों वहाँ पर पहले इंटेलिजेंस को कोई रिपोर्ट नहीं थी कि वहाँ पर ऐसी कुछ आतंकी हमला होने वाला? आप दोनों को इतना तजुर्बा है कि पहले ही इंटेलिजेंस को रिपोर्ट हो जाती है कि वहाँ पे आतंकी मुद्दा होने वाला है, ऐसा कुछ आतंकी हमला होने वाला है, तो इस पर क्या कहना है? ये जो आतंकी हमला वहाँ पे हुआ है, और आप जो कह रहे हैं कि हमारी फ़ौज वहाँ पे नहीं थी, हमारी इंटेलिजेंस नहीं थी, हमारी इंटेलिजेंस भी थी, हमारी फ़ौज भी थी। लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि आप एक बात को मान के चलिए कि जब किसी देश को या घर को या परिवार को बर्बाद करना होता है तो सबसे पहले उसके परिवार के लोग अपने आप में मिला लिए जाते हैं। तो इस युद्ध में भी, इस अटैक में भी JNK के कुछ लोग जो थे वो लोग उनके साथ मिल गए और उन्होंने खच्चर जैसे करने काम यहाँ पे कर दिए। जब ये खच्चर के काम कर रहे हैं या और दूसरा लोडिंग का काम कर रहे हैं तो वो हमारे देश में, और वैसे भी आप मानिए अभी कितने आदमी यहाँ से निकाल के पाकिस्तान को भेज दिए गए, ये सारे के सारे यहाँ पे ही बैठे हुए हैं और ये हमारे देश में बिल्कुल घुल मिल जाते हैं। और इन्होंने घुल मिल के घटियाई की है और इनका मकसद यही था कि किसी तरह से, उन्होंने एक शब्द और कहा था कि जाके मोदी को कह देना, कहा है ना, उन्होंने ये कहा था कि जाके मोदी को कह देना। उन्होंने एक भी महिला नहीं मारी, उनको कह दिया कि जाओ मोदी को कह देना। उनका मतलब ही ये है कि किसी तरह से उकसा जाएं और उकसा के मुसलमानों को मारना शुरू करें। जब हम मुसलमानों को काटना शुरू करेंगे, मुसलमान हमारे भाई हैं, जब हमारे अंदर गृह युद्ध शुरू हो जाएगा तो हम वैसे बर्बाद हो जाएंगे। यही तो पाकिस्तान कर रहा था। आप ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे स्लीपर सेल बन के रहते हैं और स्लीपर सेल बन के वो ये काम कर रहे हैं। आपकी क्या राय है? इसमें जो ये कुछ तुच्छ कार्रवाई ऐसी होती है जिसमें हमारी इंटेलिजेंस भी कामयाब कई बार चूक हो जाती है, क्योंकि जो चोरी उग्रवादी, वो उग्रवादी 3 बंदे आए, 2 बंदे आए, 1 बंदे आए, हथियार से लैस, यदि उसके पास 1000 हो या 500 राउंड अम्यूनिशन है तो निहत्ते आदमी तो 100-200 कुछ भी हो, तो वहाँ पर जब तक वो कार्रवाई होगी तब तक वो चलते भी इसी हिसाब से, बोलो हमें तो एक आदमी जा रहा है तब 100 आदमियों को मार के आएंगे। पर्यटक थे जो मारा, बाकी हमारी फौज के सामने टिक के दिखाए, हमारी चौकी है, बॉर्डर है, LOC पर कहीं भी अगर एक भी उग्रवादी सामने आ जाए। हमने ऐसा ऐसा देखा है कि जा करके गांव के गांव सर्च किए, जब सर्चिंग ऑपरेशन चला और वो निकल कर गांव वालों ने भेज दिए दूर, उसके बाद में एक हमारी टीम वहाँ भटक गई, भटकती भटकती उस पॉइंट पे पहुँच गई जहाँ पर वो उग्रवादी थे और वो फ़ोन पे बात कर रहे थे कि बोला गाँव में आए थे सर्चिंग करने वाले, वो चले गए। और जब वो निकले बाहर, हमारी जो भटकी हुई टीम थी जिनके साथ हमारे कैप्टन साहब कमांड कर रहे थे, टीम का 17 आदमियों की टीम थी, उसमें जाकर के देखा तो उग्रवादी, वहाँ पर उन उग्रवादियों को सबको इतनी बुरी हालत की कि वो हाथ जोड़ के खड़ा कर रहा, को कुछ कर रहा, को हमने, लेकिन उनको बख्शा नहीं बिल्कुल, क्योंकि वो कभी भी बख्शने लायक नहीं है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हमारी इंटेलिजेंसी में कोई कमी है, हमारी सेना में कोई कमी है। अगर हिंदुस्तान की सेना वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 सेना है, सेना हमारी सेना, हमारे कमांड, हमारी कमांड करने वाले जो हमारे ऊपर कमांडर बैठे, हमारी फौजी बहुत दिलेर है। इसी वजह से टास्क मिलने पर कोई चूक नहीं होगी। कारगिल कांड कोई छोटा मोटा नहीं था, जो हजारों 2000 3000 फुट की ऊंचाई पे एक दुश्मन बैठ जाएगा, नीचे हजारों को मार लेगा, वो भी चोटी खाली कराई थी हमने। तो हमारी सेना बिल्कुल किसी साइड से कमजोर नहीं है। मोदी जी जो कर रहे हैं, मोदी जी तो मैं कहता हूँ स्वयं भगवान के रूप में है हिंदुस्तान के लिए, कि वो करते क्या है, कब खाते, कब सोते, कब रहते। वो अगर थोड़ा बहुत डिले भी हो रहे तो किसी प्लानिंग से ही डिले हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल चुप बैठे। तो मोदी साहब ने तो हमारे फौजियों के लिए भी, देश के लिए भी, देश को बहुत आगे पहुंचाया। इसका भी नतीजा देंगे, शायद 2 दिन 4 दिन 10 दिन को टाइम लग सकता है, लेकिन उग्रवाद को खत्म करके छोड़ेंगे। एक हुआ था कि पाकिस्तानियों को सबको हटा दिया था यहाँ से कि 30 तारीख तक आपकी लास्ट डेट, आप यहाँ से चले जाइए। आज कल 30 तारीख थी, 30 तारीख को सबको भेज दिया गया, मगर एक क्वेश्चन मार्क जरूर रह गया कि सीमा हैदर अभी तक यहाँ पर है, जो बाई चांस मतलब कि कहीं से वैसे ही आई थी, आतंकवादी तरीके से ही आई थी, वो एक तरह से हम ये बोलना चाहेंगे, मगर इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं। वो ऐसे ही आई थी और उसकी कहा जा रहा है कि सीमा हैदर की जो भी रिपोर्ट है वो सारी राष्ट्रपति के साथ लंबित हैं, जो भी उनके वकील कह रहे हैं, मगर वो कहाँ तक सही लगता है, क्योंकि हर किस्से और पहलू के पास एक कहानी ज़रूर होती है, उसके पास कोई ना कोई मकसद लेके कोई ना कोई पाकिस्तानी आता ज़रूर है, या वो लड़की हो या फिर वो लड़का। तो उस पर क्या कहना चाहिए? जो पाकिस्तानी महिलाएं हैं
वो हिंदुस्तान में शादी कर लेती, वहाँ से वीज़ा के ऊपर आ जाती, यहाँ शादी कर लेती। शादी करने के बाद जब उनके बच्चे यहाँ हो जाते हैं तो ये हमारी जो नियम है उसके तहत उनको नागरिकता यहाँ की मिल जाती है। जब उनको नागरिकता मिल जाती है तो वो उन बच्चों को लेके अपने आप को प्रोटेक्ट करती हैं और देश में रहना चाहती हैं। यही सीमा हैदर ने किया है। सीमा हैदर ने अभी एक बच्ची को जन्म दिया है, वो बच्ची के उन्होंने कागज़ सारे के सारे बना लिए और वो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को और साथ साथ हमारे प्रेसिडेंट को उन्होंने अपनी रिक्वेस्ट डाली है कि किसी तरह से मुझे मेरी बेटी के साथ रहने दिया जाए। वो अभी लंबित है, जिस समय उनका वहाँ से कोई क्लियरेंस मिल जाएगा तो सीमा हैदर भी यहाँ से चली जाएगी। दूसरा बात आप जानते हैं कि किसी नियम में कोई न कोई अपवाद रह जाता है। बहुत सारे ऐसे अपवाद हैं इस कानून के अंदर जहाँ पे कि जो है ना बहुत सारे अभी भी पाकिस्तानी महिलाएं टांगें फंसा के यहाँ पे बैठी हुई हैं कि नहीं मैं तो यहीं रहूँगी, क्योंकि वो जाना नहीं चाहते। हिंदुस्तान बड़ा सेफ है तो इसलिए वो यहीं रहना चाहते हैं। तो जिन लोगों के केस फंसे हुए हैं या जिन लोगों के बच्चे या जिनकी माताएं या जिनके पिता पुत्र हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने छूट दी हुई है कि जब वो ठीक हो जाएंगे, उनके केस निपट जाएंगे तो उन्हें बाहर भेज दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको एक बात और बता दें, आपने कहा था कि पहलगांव में जो है ना वहाँ पे सेना के ऊपर अटैक न करके यहाँ पे इन्होंने अटैक, आप अभी तक उठा के देख लीजिए 70 साल में कभी भी जो हमारे पर्यटक होते हैं उनके ऊपर अभी तक कभी अटैक नहीं हुआ। हिंदुस्तान का ये रिकॉर्ड है कि पर्यटकों के ऊपर कभी अटैक नहीं हुआ। मेहमान नवाजी के लिए बहुत फेमस है। जो कश्मीर जो है, कश्मीर जानता है कि उनकी मेहमान नवाजी क्यों करनी है, उसका कारण है कि उनकी रोटी वहीं से चलती है और अगर उनकी रोटी वहाँ से चलती है तो इनके लिए कोई खतरा नहीं होता है। लेकिन इसके बाद अब की बार उन्होंने ऐसा किया कि किसी तरह से हिंदुस्तान हाथ नहीं आ रहा है तो इनको हिंदू और मुस्लिम का झगड़ा कराने के लिए इसलिए उन्होंने कहा कि जाओ मोदी से कह दो, जाओ मोदी से कह दो, और कोई बात नहीं है। इसलिए इन्होंने सिविलियंस को मार दिया और पर्यटकों को मार दिया। ऐसा नहीं होगा आइंदा से। देखिए हमारे साथ पब्लिक भी यहाँ मौजूद है और आक्रोश में है पूरी। पहलगांव के मुद्दे पर क्या कुछ कहना चाहोगे? क्या आपकी बार सरकार को क्या कुछ करना चाहिए? किसी ने हिंदुस्तान को मारने की कोशिश करी है ना, उसको तो पहले बात सबक सिखाएंगे, ठीक है। जिसने अभी जो भी मुसलमान है जो हिंदुस्तान में हमारे में तहलका मचा रहा है उसको तो हम जवाब देंगे। पहली बात तो जो कर रहा है छिप के कर रहा है, हिम्मत है तो सामने आके करो ना। हम भी तो हिंदुस्तानी हैं, आओ सामने करो आके, जो होगा हम सामने से देखेंगे। पीठ पीछे वार करने का क्या मतलब है? हैं? मोदी जी जो भी कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। हम तो खुली बात कहते हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। खुली बात कहते हैं, जो कहते हैं सबके सामने कहते हैं। देखिए यहाँ पर आक्रोश बहुत दिखाई दे रहा है। फरीदाबाद में भी झंडे लगाए जा रहे हैं, झंडों के ऊपर चला जा रहा है, कुचला जा रहा है उनको, और कितना कितना आक्रोश है इस चीज को लेकर। गुस्सा तो बराबर है सबके अंदर ही है, हर किसी के अंदर। सरकार से क्या मांग करते हैं? बदला होना चाहिए जल्दी जल्दी से, जल्द से जल्द जल्द से जल्द पाकिस्तान बिल्कुल मिटना चाहिए, एक्शन होना चाहिए। हाँ जी, एक्शन होना चाहिए। हाँ जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हमारे जो कर्नल समर सिंह साहब ने बताया वो ऐसी ऐसी चीज़ बताई है कि हमें, क्योंकि इनका पूरा तजर्बा, पूरी सर्विस करके आए हैं, कमांड करके आए हैं यूनिट में, सब चीज़। तो कर्नल समर साहब का जो तजर्बा है उसमें कोई भी किसी प्रकार की कमी नहीं है। मैं भी हवलदार करतार सिंह बोल रहा हूँ गाँव से। तो हमारे कर्नल समर साहब जो बताना चाहते हैं, एक बार साहब से क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ भारतीयों को, भारतवासियों को, जिन लोगों के भी दिल में अभी दर्द है उनको जो है मोदी जी तसल्ली दे रहे हैं और मोदी जी ये कह रहे हैं कि आप तसल्ली से आराम से बैठे रहिए, हम इनको ऐसा पानी पिलाएंगे कि ऐसा अभी तक नहीं पिलाया गया है। तो पानी का उद्देश्य वही है, इसलिए पानी, 2 तरह का पानी इन्हें पिलाया जा रहा है। इनको पाकिस्तानियों को अब की बार हमारी प्लानिंग ये है कि पाकिस्तानियों को पहले साहब ने बताया था कि 1971 में बांग्लादेश अलग हुआ था और अब की बार हम पाकिस्तान के 5 टुकड़े करने जा रहे हैं और 5 टुकड़े जब पाकिस्तान के हो जाएंगे तो हम निश्चय तौर से अपने आराम से सोएंगे। हम जो पीओके है वो अब की बार हम लेके रहेंगे, क्योंकि मौका भी है और दस्तूर भी। सर दस्तूर भी हमारा है भी वो, और हम इस बार लेके रहेंगे। मोदी जी की बहुत ये कतई 100% है कि पीओके बिल्कुल हिंदुस्तान के अंदर होगा, वो पाकिस्तान के अंदर नहीं होगा। वो हमारा है, हमारा हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान का रहेगा।
देखिए इस वक्त आपको 12 सेक्टर में मैं मौजूद थी और जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान देखिए आप पीछे देख सकते हैं किस प्रकार से जो है नारे लगाए जा रहे हैं और अब की बार पहलगांव का जो आतंकी मुद्दा है लोग इस पर आक्रोश पे हैं। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे मुझे कमेंट करके जरूर बताओ और तब तक के लिए देखते रहें हिंदुस्तान तहलका। मैं शगुन, तब तक के लिए नमस्कार।